हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और समझते होंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका नजदीक में जो है सेंटेप एग्जाम भी होना है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाने सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिएगा और याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। ये क्वेश्चन सेंटेप एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सेंटेप एग्जाम में जो है वही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी सेंटेप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, 1-2% डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे सेम टू सेम घुमा करके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विज्ञान है या फिर सीमित साधनों का विज्ञान है या फिर धन का विज्ञान है या फिर आवश्यकता विहीन संबंधी विज्ञान है। एडम स्मिथ कौन है भाई? एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ वेल्थ। ये कौन कहे थे? एडम स्मिथ कहते कि अर्थशास्त्र जो है क्या है? धन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ वेल्थ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है, यानी गौ इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि इनमें से किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहते हैं? उत्पाद या फिर उपभोग यानी कंजम्पशन जिसको कहते हैं, विनिमय यानी एक्सचेंज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें जो है उपभोग यानी उपभोग का मतलब होता है उपयोग। हम लोग क्या है? उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। हम लोग क्या करते हैं? वस्तु का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये जो उपभोग है ना, ये आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत ये दोनों है, ठीक है। यानी आर्थिक क्रिया का आदि तथा अंत किसको कहेंगे? उपभोग को कहेंगे, यानी कंजम्पशन को कहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है भाई? यथार्थवादी विज्ञान है या फिर आदर्शवादी विज्ञान है या फिर यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों विज्ञान है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों है, यानी यथार्थवादी और आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। यानी पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं इसमें और नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव फैक्ट्स जो एक तरह से क्या है कि इसमें आर्थिक क्रिया को कैसे बढ़ावा दिया जाए, नेगेटिव फैक्ट गरीबी वगैरह ये सब के बारे में जिक्र किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन करा, सिंपल क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि पूंजीवाद में साधनों का स्वामित्व होता है, यानी कैपिटलिज्म में जो ओनरशिप होता है रिसोर्सेज का वो कौन होता है? किसके अंडर में होता है? सरकारी के अंदर या फिर निजी के अंतर्गत या फिर निजी एवं सरकारी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजीवाद में, यानी पूंजीवाद देखिए इनका अगुवाई कौन किया था? पूंजीवादी जो एक तरह से विचारधारा है इनको अगुवाई कौन किया था? अमेरिका किया था, यानी पश्चिमी देश इनका अगुवाई किए थे। तो पूंजीवादी में जो होता है यानी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या फिर साधनों का जो स्वामित्व होता है जो अंडर में रहता है, किनके अंडर में रहता है? निजी यानी प्राइवेट रहता है। क्या रहता है? प्राइवेट के अंतर्गत रहता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, यानी साधनों का स्वामित्व कौन होता है? निजी होता है, प्राइवेट होता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ये काफी यूनिक क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ व्यक्ति जो होता है अपने अपने साधन का, अपने अपने रिसोर्सेज का मालिक होता है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है इसमें जो साधनों का, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पब्लिक भी होता है और सरकार भी होता है। तो यही अर्थव्यवस्था भारत में है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ है? भारत में। और समाजवादी में अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा स्वामित्व जो सारा जो कंट्रोल होता है उत्पादन के साधनों पर वो सारा कंट्रोल सरकार का होता है और वो सरकार के लिए कल्याणकारी योजना लाता है और कल्याण के लिए काम करता है, पूरा पब्लिक के लिए, पूरा जनता के लिए। तो पांचों नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व या फिर सार्वजनिक स्वामित्व या फिर वर्ग संघर्ष का अंत या फिर निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व दोनों। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अभी बताया मैंने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व रहते हैं, यानी व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का भी अधिकार रहता है और सरकार का भी अधिकार रहता है। तो क्या हो जाएगा? यानी निजी और स्वामित्व यानी निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व दोनों किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, मुख्य क्या है? मेन प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। क्या होती है? निम्नतम होती है या फिर अधिकतम होती है या फिर शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जब सीमांत उपयोगिता अगर 0 हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है। ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया था, ये ग्राफ के द्वारा पूरा तरह से बताया गया था कैसा कैसा रिलेशन होता है, किसका बढ़ने से कौन घटता है और किसका घटने से कौन बढ़ता है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ जाती है या फिर मांग घटती है या फिर स्थिर मांग रहती है या फिर मांग बढ़ती है तथा घटती है। जब किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मांग क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाता है, यानी डिमांड में इंक्रीजिंग आ जाता है। क्योंकि जब अगर उसका मूल्य घटेगा तो उसको अमीर लोग तो पहले खरीदते ही थे ज्यादा दाम पर, लेकिन उसको गरीब लोग जो है जो एक तरह से आर्थिक स्थिति से पिछड़ेपन के लोग हैं वो
लोग भी उसको खरीद सकेंगे मूल्य की कमी होने से। तो इस तरह से उसकी जो मांग होगी, डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी मांग बढ़ती है किसी वस्तु के मूल्य में कमी आने से। अगला क्वेश्चन करा कि मांग के लिए जरूरी है, यानी मांग के लिए होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है भाई, वस्तु की इच्छा या फिर साधन या फिर खर्च करने की तत्परता या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, वस्तु की इच्छा यानी किसी वस्तु का डिमांड कब करेंगे, किसी वस्तु का मांग कब करेंगे, जब आपकी वस्तु की इच्छा हो, जब आपको वो वस्तु लेने की इच्छा हो, चाहत हो, या फिर आपको अगर वो वस्तु तभी मिलेगा जब वो मार्केट पर अवेलेबल हो, जब उसके साधन क्या है, मार्केट पर अवेलेबल है यानी उपस्थित है, और उस पर खर्च करने की तत्परता, जब उस पर खर्च कीजिएगा तभी वो वस्तु आएगा, फ्री में आपको कौन देगा। तो इस तरह से तीनों क्या है, जरूरी है, मांग के लिए होना तीनों क्या है, जरूरी है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से भी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है लोचदार या फिर बेलोचदार या फिर सापेक्षिक लोचदार या फिर इकाई लोचदार। अनिवार्य वस्तु की मांग होती है वो होती है बेलोचदार। क्या होती है भाई, बेलोचदार। लोचदार क्या होता है, देखिए अगर किसी वस्तु की मांग पर अगर कीमत के में परिवर्तन के कारण अगर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किसी वस्तु की मांग पर कीमत में चेंजिंग के कारण, प्राइस में चेंजिंग के कारण ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, लोचदार। यानी अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग होती है वो क्या होती है, बेलोचदार होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। यहाँ क्या था, बेलोचदार था, यहाँ लोचदार होती है। गेहूं, नमक या फिर हीरे जवाहरात या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें जो है हीरे जवाहरात जो है इनकी जो मांग होती है ये क्या होती है, मांग लोचदार होती है, यानी लोचदार मांग होती है। लोचदार मांग अभी जस्ट किया, यानी अगर किसी वस्तु के मांग पर कीमत, यानी अगर किसी वस्तु के मांग पर कीमत में परिवर्तन के कारण प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। तो लोचदार मांग किस में पड़ेगा भाई, हीरे जवाहरात यानी डायमंड ज्वेलरी में। यानी इसकी कीमत में अगर हल्का सा भी चेंजिंग आएगा, हल्का सा भी गिरावट आएगा तो तमाम जो अमीर लोग हैं वो खरीदने के लिए चल जाएंगे। अगर हल्का सा भी अगर कीमत बढ़ा तो उनको खरीदने के लिए सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तो एक तरह से मांग लोचदार होती है कौन सा वस्तु की, तो हीरे तथा जवाहरात के, यानी डायमंड एवं ज्वेलरी के। क्वेश्चन करा कि उत्पादन का साधन है भूमि, उपभोग, विनिमय या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पादन का साधन कौन कौन से भाई, श्रम हो गया, भूमि हो गया, साहस हो गया, पूंजी हो गया, ये सब उत्पादन के साधन है। तो इसमें से एक भूमि आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो भूमि आपका राइट आंसर होगा। यानी उत्पादन का साधन यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता को नष्ट करना या फिर वस्तु का निर्माण करना, या वस्तु का निर्माण करना बहुत लोग लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। उपयोगिता का सृजन करना या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता का सृजन करना, यानी टू क्रिएट यूटिलिटी। यानी उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। यानी प्रोडक्शन मींस क्या होता है, टू क्रिएट यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सृजन करना। 13वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है। किसका उत्पादन बढ़ता है भाई, उत्पादन बढ़ता है घटती हुई दर से या फिर समान दर से या फिर बढ़ती हुई दर से या फिर असमान दर से। यहाँ आगे असमान होगा, यहाँ असमान दर से आपको 14वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ती हुई दर से। यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन जो बढ़ता है वो बढ़ती हुई दर से एक तो बढ़ते हुए जाता है, यानी वृद्धि। इसी को क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि का नियम कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा थ्योरी में पूरा तरह से क्लियर करा दिया गया है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पूरा एकदम वीडियो आपको सजा हुआ मिल जाएगा। थ्योरी वाला वीडियो अलग मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो अलग मिलेगा, सब्जेक्टिव वीडियो अलग मिलेगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि कृषि में मुख्य रूप से क्रियाशील होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम या फिर उत्पत्ति ह्रास का नियम या फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम या फिर इनमें से सभी। कृषि में जो मुख्य रूप से क्रियाशील होता है वो कौन सा नियम होता है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो नियम होता है उत्पत्ति ह्रास का नियम, यानी उत्पत्ति ह्रास का नियम जो हम लोग पढ़े थे, अगर किसी परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन में बदलाव किया जाए तो एपी और एमपी एक लिमिट तक बढ़ता फिर घटने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं। तो कृषि में मुख्य रूप से जो क्रियाशील होता है वो कौन सा नियम होता है भाई, उत्पत्ति ह्रास का नियम, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन करा कि औसत लागत में कमी के साथ सीमांत लागत घटती है या फिर बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट जो होता है उसमें अगर सीमांत, इसमें अगर कमी के साथ अगर सीमांत लागत किस में कमी आएगा औसत लागत में, तो सीमांत लागत में क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कौन सा चेंजिंग आएगा वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो होगी घटेगी। अगर औसत लागत में कमी आती है तो सीमांत लागत क्या होगा, कमी हो जाएगा। सीमांत लागत में भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें भी डिक्रीजिंग वाला रेंज आ जाएगा, डिक्रीजिंग का ग्राफ नीचे आने लगेगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। 17वां नंबर क्वेश्चन करा कि जैसे जैसे बिक्री की इकाइयां बढ़ती है औसत आय यानी जो एवरेज इनकम होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, वो क्या होने लगता है, घटती है या फिर बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर जैसे जैसे बिक्री की इकाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है औसत आय जो क्या है वो बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो बढ़ने लगेगा क्योंकि सामान का बिक्री हो रहा है, सामान ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन
18वां नंबर क्वेश्चन की हुआ कि रिकार्डो के अनुसार, किनके अनुसार, रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है उत्पादन व्यय द्वारा या फिर सीमांत उपयोगिता द्वारा या फिर मांग एवं पूर्ति द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी रिकार्डो के अनुसार जो होता है ये उत्पादन व्यय द्वारा, यानी रिकार्डो के अनुसार जो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है उत्पादन व्यय के द्वारा, यानी जो होता है बाय प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उत्पादन पर कितना खर्च किया जाता है, कितना एक तरह से खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसी के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है। किनके अनुसार, रिकार्डो के अनुसार। तो आगे बढ़ेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकाल यानी दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है मांग द्वारा या फिर मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा या फिर मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा, यानी दीर्घकाल समय में, यानी दीर्घकाल में सामान्य मूल्य का निर्धारण जो होता है दीर्घकाल में, लंबे पीरियड में, यानी लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग टाइम में, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है, मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन यानी बैलेंस करके उसका एक तरह से निर्धारण किया जाता है, फिक्स किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकारी अपना लाभ तभी अधिकतम कर सकता है जब उसका उत्पादन अधिकतम हो या फिर उसका कीमत अधिकतम हो या फिर औसत लागत न्यूनतम हो या फिर सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो। जब सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होता है तो क्या होता है कि जो अधिकारी होता है उसका, जो भी फर्म के मालिक होते हैं उनका अधिकतम लाभ होता है, उनका लाभ क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो अधिकारी अपना लाभ तभी अधिकतम कर सकता है जब सीमांत लागत और सीमांत आय क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये तो पहला ही क्वेश्चन में कवर कर लिए थे, एडम स्मिथ का नाम आया था। एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, यानी आपको पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है आपका साधनों का आवंटन या फिर साधनों का कुशलतम उपयोग या फिर आर्थिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। यानी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या जैसे किसका उत्पादन किया जाए, कितने लिए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये सब है अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या। लेकिन ये ऑप्शन कुछ और ही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 22वां नंबर क्वेश्चन कवर किया। 23वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई, पूंजी संसाधन पर या फिर बाजार का आकार पर या फिर प्राकृतिक खनिज पर या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। पूंजी रहेगा देश के पास तभी ना विकास कर पाएगा, बाजार का आकार बड़ा रहेगा तभी ना विकास कर पाएगा, प्राकृतिक खनिज रहेगा तभी ना विकास कर पाएगा। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है, किससे संबंध है भाई, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है व्यष्टि अर्थशास्त्र से या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से या फिर क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग को क्लियर करा दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो एक उपभोक्ता या फिर एक फर्म के उपभोग यानी एक फर्म या फिर एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी एक उपभोक्ता यानी उपभोक्ता व्यवहार का संबंध किससे हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े पैमाने पर जीएनपी वगैरह, जीडीपी वगैरह, राष्ट्रीय इनकम, उसके बाद ये सब का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो उपभोक्ता व्यवहार का जो संबंध होगा वो किससे होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 24 क्वेश्चन कवर किए, 1 से स्टार्ट किए 24 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ, कहीं भी अगर थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन कवर किए 1 से लेकर 24 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन को एक तरह से रिवाइजन कीजिएगा क्योंकि रिवाइज होना बहुत जरूरी है। वैसे पढ़ता तो बहुत कोई है, पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जो एक तरह से जो रिवीजन करके जाता है वही बढ़िया से कॉपी लिख पाता है, एक तरह से सही आंसर का सटीक आंसर दे पाता है, सही सारे सवाल का, सारे क्वेश्चन का। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह आपको चैनल पर तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक तरह से हम लोग को वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।